नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल। स्वागत है आपका वकालत की दुनिया में। हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर साक्ष्य अधिनियम, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, दीवानी प्रक्रिया संहिता से तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत प्रावधानित छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। आज का भी जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, वो दोस्तों बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आधारभूत है, परंतु ध्यान न देने के कारण हम उसे रोजमर्रा के जिंदगी में, यानी कि एक वकील, एक अधिवक्ता की जो दैनिक कार्यवाही होती है, उसमें हम उसका उपयोग तो करते हैं, परंतु किस नियम, किस विधि, किस विधान के अंतर्गत करते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। वह ये एक वाकये से जुड़ा हुआ है और इस विषय पर मुझे वीडियो बनाने के लिए उस वाकये ने प्रेरित किया। हुआ ये कि मैं सीबीडी ने बेलापुर में स्थित एक दीवानी न्यायालय में बैठा हुआ था। तभी एक कनिष्ठ अधिवक्ता यानी कि जूनियर एडवोकेट अपने पक्षकार की ओर से वकालतनामा न्याय पटल पर प्रेषित करने के लिए आए। वकालतनामा उन्होंने प्रेषित किया। न्यायाधीश महोदय ने देखा कि ये जूनियर एडवोकेट हैं, तो इनसे जरा प्रश्न पूछ लिया जाए। एक जिज्ञासा उन्होंने प्रकट की। उन्होंने पूछा कि वकील साहब, ये जो आपने वकालत पत्र यानी वकालतनामा न्याय पटल पर प्रेषित किया है अपने पक्षकार की ओर से, ये किस नियम के अंतर्गत आता है, किस विधि और किस विधान के अंतर्गत आता है? अब मामला तो बिल्कुल सामान्य सा था कि जब भी कोई पक्षकार किसी वकील के पास जाता है कि आप मेरा केस लड़िए या आप मेरा पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करिए मेरे प्रतिनिधि के रूप में, तो जाहिर है एक वकालतनामा फाइल किया जाता है जो पक्षकार के द्वारा हस्ताक्षरित होता है, और जो वकील साहब हैं जिनके पक्ष में वो वकालतनामा निष्पादित कर रहा है पक्षकार, वो भी अपना हस्ताक्षर करते हैं और न्याय पटल पर प्रेषित कर देते हैं। परंतु उनकी नियुक्ति दीवानी प्रक्रिया संहिता के किस अधिनियम, किस धारा, किस आदेश और उसके किस नियम के अंतर्गत होता है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है हम सभी के लिए है, चाहे वरिष्ठ अधिवक्ता हो या कनिष्ठ अधिवक्ता हो। तो न्यायाधीश महोदय ने जब उनसे पूछा कि आप ये वकालतनामा किस आदेश, किस नियम या किस अधिनियम के अंतर्गत फाइल कर रहे हैं न्याय पटल पर, वो हमें बताएं, परंतु जानकारी न होने के कारण वो नहीं बता पाए। मित्रों, मेरा भी ध्यान उस तरफ तभी गया कि आखिर हम वकालतनामा या वकील पत्र अपने पक्षकार की ओर से प्रस्तुत करते हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में कि हम आगे से इनका केस लड़ेंगे, ये किस नियम, किस प्रावधान के अंतर्गत होता है? तो आज की जो विषय वस्तु है, प्लीडर या एडवोकेट या वकील कह लीजिए, इनकी नियुक्ति के ऊपर है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि प्लीडर क्या होता है, अधिवक्ता किसे कहते हैं या वकील किसे कहते हैं। प्लीडर की परिभाषा को जानने के लिए हमें दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2 उपधारा 15 की ओर ध्यान देना होगा, यानी कि सेक्शन 2 और सब सेक्शन 15 के अंतर्गत प्लीडर को परिभाषित किया गया है। तो दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2 और उपधारा 15 क्या कहती है? यह प्लीडर को परिभाषित करते हुए बताती है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य पक्षकार के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अभिवचन करने का हकदार होता है, वो प्लीडर कहलाता है। इसके साथ ही यह धारा बताती है कि प्लीडर में एक एडवोकेट, एक वकील और उच्च न्यायालय के अटॉर्नी शामिल होते हैं। तो धारा 2 उपधारा 15 के अनुसार क्या हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पक्षकार के पक्ष में न्यायालय में उपस्थित होकर याचना करने या अभिवचन करने का हकदार होता है, वो प्लीडर कहलाता है। अब इसी तरह गवर्नमेंट प्लीडर होते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट प्लीडर क्या होते हैं? दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2
में इनको परिभाषित किया गया है। धारा 2 उपधारा 7 है, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट प्लीडर को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि राज्य के द्वारा प्लीडर के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है वो गवर्नमेंट प्लीडर कहलाता है। और यही नहीं, गवर्नमेंट प्लीडर के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी इसके योग्य माना जाता है। तो ये तो हो गई प्लीडर की परिभाषा। अब प्रश्न यहां पे ये आता है दोस्तों कि प्लीडर की नियुक्ति कैसे होती है। इसके लिए हमें दीवानी प्रक्रिया संहिता के किस आदेश और किस नियम को खंगालना पड़ेगा। तो मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक प्लीडर या एक एडवोकेट या एक वकील जो भी हैं, ये न्यायालय के अधिकारी माने जाते हैं, यानी कि इनको लॉ ऑफिसर माना जाता है। ये वो व्यक्ति हैं जो न्यायिक प्रक्रिया प्रणाली के प्रमुख किरदार होते हैं, यानी कि जो जुडिशियल सिस्टम है उसके मेन कंपोनेंट जो होते हैं वो लॉ ऑफिसर होते हैं, जिनको एडवोकेट या वकील कहते हैं सामान्य भाषा में। ये पक्षकार की आवाज बनते हैं और पक्षकार के अधिकारों को वैधता प्रदान करने के लिए ये अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उनके पक्ष में न्यायालय में उपस्थित होकर। तो प्लीडर की नियुक्ति कैसे होती है, तो इसके लिए दोस्तों दीवानी प्रक्रिया संहिता का आदेश 3 के अंतर्गत 1 से 6 नियमों में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। उन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत एक प्लीडर की नियुक्ति की जाती है। अब उदाहरण के लिए देखिए, जो आदेश 3 उसका नियम 1 है, वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि एक पक्षकार या तो स्वयं या अपने किसी मान्यता प्राप्त अभिकर्ता के द्वारा या किसी प्लीडर के द्वारा अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, रख सकता है। स्वयं मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर, इनके माध्यम से एक पक्षकार अपना पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। परंतु इसके पूर्व हम यहां पर ये आ जाते हैं प्लीडर की परिभाषा पर। प्लीडर की परिभाषा धारा 2 उपधारा 15 के अंतर्गत दी गई है। उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसे पकड़ना बहुत जरूरी है। पहला शब्द क्या है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में न्यायालय में उपस्थित होकर अभिवचन करने का हकदार होता है, वो प्लीडर कहलाता है। अब यहाँ पे हकदार जो है ना, उसकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित है और शैक्षणिक योग्यता के बाद एडवोकेट के रूप में जिस राज्य में वो रहता है उसके स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत होने के प्रावधान से संबंधित है। इसको एक उदाहरण से समझिए। मुझे अगर एक एडवोकेट बनना है तो मुझे क्या करना होगा, मेरी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मुझे बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त करनी होगी, यानी विधि शास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त करनी होगी, जो या तो 3 वर्ष की होती है या फिर इंटरमीडिएट के बाद 5 वर्ष की होती है। तो हमारी शैक्षणिक योग्यता एक एडवोकेट बनने के लिए कहाँ आती है, बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री पर, यानी कि विधि शास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने पर। अब चलिए, मैंने स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली तो क्या मैं एडवोकेट बन गया? नहीं। मैं जिस राज्य में रहता हूं, जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, तो मुझे LLB की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात महाराष्ट्र एंड गोवा स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में खुद को पंजीकृत कराना पड़ेगा। मुझे अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा एडवोकेट के रूप में। तो उसके लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो विधिक कार्यवाहियां होती हैं, उनको पूरा जब मैं कर लूंगा तो मुझे महाराष्ट्र एंड गोवा स्टेट बार काउंसिल में एक एडवोकेट के रूप में पंजीकृत कर लिया जाएगा। और पंजीकरण के पश्चात मुझे एक सनद दी जाएगी, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके अलावा एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिया जाएगा, एक आईडी दी जाएगी। इस आइडेंटिफिकेशन कार्ड यानी इस पहचान पत्र में मेरा नाम होगा, इनरोलमेंट यानी पंजीकरण की डेट होगी, मेरी जन्म तिथि होगी और मेरा
इनरोलमेंट नंबर होगा, यानी पंजीकरण संख्या होगा। इसके साथ ही एक संक्षिप्त मेरा पता भी होगा, जो महाराष्ट्र एंड गोवा स्टेट बार काउंसिल की तरफ से निष्पादित किया जाएगा, मेरे पक्ष में इशू किया जाएगा मुझे मेरे नाम से। तो जब मेरा पंजीकरण पूरा हो जाएगा और मुझे सनद और आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिल जाएगा, तब मेरे अंदर मैं उस योग्यता को पूर्ण कर लूंगा कि एक एडवोकेट के रूप में किसी पक्षकार की ओर से उपस्थित होकर आदरणीय न्यायालय में किसी भी मामले में उसका पक्ष रख सकूं। तो ये था योग्यता, और इसी के बाद ही मैं हकदार हो सकता हूं एक प्लीडर के रूप में नियुक्त होने के लिए। ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं आदेश 3 नियम 1 के बारे में। क्या बोलता है कि एक पक्षकार जो न्यायालय में प्रस्तुत हो, न्यायालय में अपना पक्ष रखकर कुछ रिलीफ प्राप्त करना चाहता है, कुछ अनुतोष प्राप्त करना चाहता है, न्याय प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसा पक्षकार या तो पार्टी इन पर्सन स्वयं उपस्थित हो जाए, आदेश न्यायालय का आदेश प्राप्त करने के पश्चात खुद अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रख सकता है। ये एक कारण, एक दशा हो गई। दूसरी दशा, किसी मान्यता प्राप्त अभिकर्ता के द्वारा अपना पक्ष रख सकता है। अब ये मान्यता प्राप्त अभिकर्ता कौन होते हैं? तो दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। आदेश 3 नियम 2 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अभिकर्ता के बारे में बताया गया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में किसी व्यक्ति ने पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट किया है, यानी मुख्तारनामा का निष्पादन किया है और उसको अधिकार दिया है कि उस व्यक्ति की ओर से वो न्यायालय में उपस्थित होकर उसका पक्ष रख सके। ऐसा पक्ष का, ऐसा मुख्तारनामा धारी या पावर ऑफ अटर्नी होल्डर मान्यता प्राप्त अभिकर्ता कहलाता है। मान्यता प्राप्त अभिकर्ता कौन होता है? आदेश 3 नियम 2 के अनुसार जिस व्यक्ति के पक्ष में पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट किया जाता है, या जो व्यक्ति मुख्तारनामा धारी हो जाता है, वो व्यक्ति उस मुख्तारनामा के अनुसार, उस पावर ऑफ अटर्नी में दिए गए अधिकारों के अनुसार पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट करने वाले व्यक्ति के पक्ष में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर एक मान्यता प्राप्त अभिकर्ता के रूप में कार्य कर सकता है, अभिवचन कर सकता है। तो ये हो गया। दूसरा, वो व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के नाम से किसी कारोबार या व्यापार को करता है, ऐसे न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में जिसमें वो पक्षकार निवास नहीं करता है। यानी कि मैं, सपोज कीजिए मैं थाने में नहीं रहता, मैं सीबीडी बेलापुर में रहता हूँ, ठीक है ना, महाराष्ट्र में, नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर में रहता हूँ, और मेरे नाम से कोई व्यक्ति है जो थाने में व्यापार करता है, ठीक है ना, तो मैं तो थाने सिविल कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर हूँ, मैं सीबीडी बेलापुर के ज्यूरिडिक्शन में हूँ, कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में हूँ। तो मेरे नाम से व्यापार करने वाला व्यक्ति जो थाने में निवास करता है, यदि मुझे थाने कोर्ट में, थाने सिविल कोर्ट में, थाने एरिया में स्थित दीवानी न्यायालय में कोई वाद दाखिल करना है, या मेरे विरुद्ध कोई वाद दाखिल हुआ है, उसमें मुझे अपना पक्ष रखना है, तो मैं ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता हूं और इसे मान्यता प्राप्त अभिकर्ता माना जा सकता है। तो चलिए, पार्टी इन पर्सन हो गया और मान्यता प्राप्त अभिकर्ता हो गया, इन दोनों को हमने देख लिया। अब प्लीडर की नियुक्ति कैसे होती है? तो मित्रों, प्लीडर की नियुक्ति के बारे में आदेश 3 नियम 4 के अंतर्गत प्रावधान किया गया। आदेश 3 नियम 4 प्लीडर की नियुक्ति के बारे में बताता है। वो साफ साफ कहता है, स्पष्ट रूप से कहता है, ध्यान दीजिए, कि एक प्लीडर न्यायालय में उपस्थित होकर किसी पक्षकार के पक्ष में प्लीडर के कर्तव्यों का तब तक पालन नहीं कर सकता जब तक कि उस पक्षकार ने एक लिखित दस्तावेज अपने हस्ताक्षर से निष्पादित करके उस प्लीडर को अपना प्लीडर नियुक्त
न कर दिया हो। समझे आप? साधारण शब्दों में बोल दूं कि मैं किसी भी कोई पीड़ित पक्षकार है, मैं उसका एडवोकेट तब तक नहीं बन सकता जब तक कि वो एक लिखित दस्तावेज में अपना हस्ताक्षर करके मुझे अपना प्लीडर नियुक्त करने के बारे में घोषणा न कर दे। ये एक चीज हो गई। दूसरा, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता, यानी कि यदि किसी पीड़ित पक्षकार का मान्यता प्राप्त अभिकर्ता मुझे एक लिखित दस्तावेज निष्पादित करके उस पे अपना हस्ताक्षर करके मुझे अपना एडवोकेट नियुक्त कर लेता है, तो मैं उस पक्षकार की ओर से आदरणीय न्यायालय में उसका पक्ष रख सकता हूं और प्लीडर के कर्तव्यों का पालन कर सकता हूं। तो समझ में आ गया? तो अब सवाल यह है साहब कि ये जो लिखित दस्तावेज हस्ताक्षर करके निष्पादित करने की जो बात की जा रही है, उसे कहते क्या है दोस्तों? इसी को तो वकील पत्र कहते हैं, इसी को वकालतनामा कहते हैं, इसी को मेमो ऑफ अपीयरेंस के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए कि यदि रमेश की प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है, रमेश है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है। अब रमेश को उस प्रॉपर्टी को खाली कराना है अवैध कब्जे से, तो वो क्या करेगा? रमेश सीधा जाएगा एक एडवोकेट के पास, उनसे बोलेगा, उनको सारी चीजें नरेट करेगा और उनसे बोलेगा कि आप मेरा पक्ष न्यायालय के समक्ष रखिए और मेरा जो अवैध कब्जा है उसे हटाकर मेरा भूखंड मुझे वापस दिलाइए। ठीक है ना? अब इसके लिए रमेश क्या करेगा? एक वकालतनामा पे अपना हस्ताक्षर करके मुझे अपना एडवोकेट नियुक्त करेगा, अपना प्लीडर नियुक्त करेगा। वकालतनामा का बिल्कुल फॉर्मेट होता है जो कॉमनवेस एक ही तरह का होता है और उसका उपयोग हर कोर्ट में हम करते हैं। बस उसका विस्तृत स्वरूप जो होता है वो आदरणीय उच्च न्यायालय में सामने आता है, जिसमें हम पार्टियों का पूरा नाम देते हैं, उनका पूरा डिटेल देते हैं। ठीक है ना? जिस पक्षकार के पक्ष में हमें न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है, उस पक्षकार का पूरा पता होता है, उस पक्षकार का स्टेटमेंट होता है कि मैं श्री सो एंड सो एडवोकेट हाई कोर्ट को अपना वकील नियुक्त करता हूं, इस मैटर में मेरी तरफ से एक्ट अपीयर और प्लीड करने के लिए, ऐसा लिखा जाता है ना उसमें। हाँ, और नीचे एडवोकेट का पूरा नाम होता है, उनका एड्रेस होता है, उनका मोबाइल नंबर होता है और महाराष्ट्र में तो उनका एनरोलमेंट नंबर भी लिखा जाता है, ईमेल आईडी भी लिखी जाती है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायालय के विभिन्न विभागों से उनको उचित रूप में जानकारी दी जा सके। और इसके पश्चात फिर उस पक्षकार का हस्ताक्षर होता है उस पे, वकालतनामा पे, और फिर एक न्यायालय शुल्क उस पे लगाया जाता है जो 10 रुपए या 15 रुपए का होता है और उसे फिर हम न्याय पटल पर प्रेषित करते हैं। याद रखिए, जब तक हम वकील पत्र न्याय पटल पर प्रेषित नहीं करेंगे तब तक हम किसी पक्षकार का पक्ष एक प्लीडर के रूप में न्यायालय में नहीं रख पाएंगे, एक प्लीडर के कर्तव्यों का पालन हम नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि प्लीडर की नियुक्ति जो होती है वो दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 3 और नियम 4 के अनुसार होती है। उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उसी के अनुसार होती है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि वकालतनामा जो निर्गमित किया जाता है पक्षकार के द्वारा एक वकील के पक्ष में, एक वकील को नियुक्त करने के लिए, वो दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 3 और नियम 4 के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो बेसिक एक आधारभूत जानकारी है प्लीडर की नियुक्ति का, वो आदेश 3 और नियम 4 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है, जिसको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम वकालतनामा न्याय पटल पर प्रेषित करें अपने पक्षकार की ओर से। क्योंकि हो सकता है न्यायाधीश महोदय इस प्रकार की जिज्ञासा प्रकट करें और आपसे पूछें कि भाई किस प्रोविजन के अंतर्गत आप ये वकालतनामा फाइल कर रहे हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जो वाद पत्र होता है उसका सत्यापन किस नियम
और किस कानून के अंतर्गत किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है, इस पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। लेकिन अब ये वकालत के पेशे से संबंधित इन छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। जय हिंद।